नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की क्लास लगने वाली है। बजट सत्र के लिए बीजेपी के विधायकों के लिए कटरा में 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और संयुक्त सचिव संगठन शिव प्रकाश सहित अन्य नेता भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी विधायकों को प्रशिक्षित करेंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों, विधायी रणनीति और विधानसभा में विधायक दल के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे आगामी बजट सत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए माहौल तैयार किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले पक्ष विपक्ष जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरा उन्हीं से इस बजट सत्र को लेकर, इसकी गर्माहट को लेकर और बीजेपी की खास तौर पर तैयारी जो हो रही है उसको लेकर भी बातचीत करना चाहूंगा। विनोद जी, क्लास लगने वाली है, मतलब प्रशिक्षण होने वाला है और ये शिविर 2 दिन का चलेगा। किस तरह से आप इस शिविर को देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है? शीतल की क्लास शब्द को हटा दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है। यानी चुनी हुई सरकार जून 2018 में सरकार गिरी थी और उसके बाद से पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आई। अब गवर्नमेंट आई है। पहला सत्र बड़ा ब्रीफ सा था, छोटा सत्र था, इंट्रोडक्टरी था, और अब जो सत्र है लंबा है और पहला बजट सत्र है। इसलिए लाजमी हो जाता है कि विधायकों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि आपका दृष्टिकोण, पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे नए लोग हैं जिनका पार्टी से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहे हैं, उनको विचारधारा से इतनी जानकारी नहीं है। उनको भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है और कैसे हमने विधानसभा के बीच में सत्र में कैसे हमने उनको हैंडल करना है। और शायद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीएल संतोष, इतने बड़े अनुभवी लोग आ रहे हैं, तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। मुझे लगता है कि अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा विधायकों को। विनोद जी, एक पार्टी में डिसिप्लिन और डेकोरम बनाए रखने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? अक्सर ये बीजेपी में इस तरह के शिविर देखे जाते हैं जो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक जोली में बांधकर आगे बढ़ाया जाता है ताकि इससे कोई आउटकम निकल कर आए, इससे कोई ना कोई परिणाम निकल कर सामने आए। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि राजनीति में अनुशासन बड़ा लाजमी है और मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी थोड़ा थोड़ा अनुशासन है। अगर हम दूसरी सियासी जमातों की बात करें तो वहां पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार एंजॉय कर रही है, सरकार उनकी है, भले ही पूरे अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे इनडिसिप्लिन साफ नजर आ रहा है। आगा साइद रूल बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। बशीर बीरी एक बिल लाने वाले हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की सीमा मात्र 40% रखी जाए, 60% ओपन किया जाए, यानी अपनी पार्टी की विचारधारा के विपरीत चल रहे हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग डिसिप्लिन बनाए रखें। एक हम छोटा सा एग्जांपल देता हूं शीतल की, लास्ट टाइम जब ऑब्ituary रेफरेंसेस थे उसमें अलीशा गिलानी को भी श्रद्धांजलि दे दी गई थी। शायद ध्यान पूर्वक उसको नहीं पढ़ा गया था। ये छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे पहलू हैं जिन पर प्रशिक्षण शिविर पर जिक्र किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि हर एक सवाल को, हर एक रेजोल्यूशन को, हर एक प्राइवेट मेंबर बिल को, सरकारी बिल को पूर्णता पढ़ा जाए और उसके बाद उसका रिएक्शन हाउस के अंदर दिया जाए। बिल्कुल, अब पहले भी सत्र हुआ था, हमने देखा था, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, जो पहली बार असेंबली के अंदर प्रवेश हुए हैं। हालांकि पिछला सत्र हंगामे में रहा और वो जल्दी जल्दी हो गया था। इस बार का सत्र कितना डिफरेंट रहेगा और बीजेपी की क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि ये जो प्रशिक्षण शिविर है, ना सिर्फ इसमें एक तरीका या एक अनुशासन उन्हें सिखाया जाएगा, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि आपने सक्रिय भागीदारी कैसे निभानी है, किस बिल का विरोध करना है, कहां पर समर्थन में रहना है, कहां पर एकजुट रहना है, कहां कौन सी बात करनी है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये सत्र इसलिए ऐतिहासिक है कि पहली बार यूटी में चुनी हुई सरकार अपना बजट पेश करेगी। ये पहला अनुभव है जी। जब से जहां पर सरकारें बनती आ रही हैं, ये पहला अनुभव है
कि यूटी में चुनी हुई सरकार अपना बजट पेश करेगी, उस बजट में किस सेक्शन को, किस सेक्टर को तरजीह दी जाती है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरी बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था, वहां से रफ्ता रफ्ता वो यू टर्न लेती नजर आ रही है। प्रचार उन्होंने किया था कि हम आपको विशेष दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन अब सीमित रह गया कि हम स्टेटहुड दिलवाएंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे, ये पूछेगा भी कौन? कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पूछेंगी, पीसी पूछेगी, पीडीपी पूछेगी, हालांकि कांग्रेस भी पूछ सकती है, हालांकि मात्र उनके 6 विधायक हैं, उसके बावजूद भी वहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी वहां पर रेजोल्यूशन आएगा उसका भारतीय जनता पार्टी डटकर विरोध करेगी, तत्परता से विरोध करेगी। बिल्कुल, कितनी अहम भूमिका रहेगी विपक्ष की, खासतौर पर बीजेपी की? पहला जो सत्र था उसमें जब धारा 370 को लेकर प्रस्ताव आया तो उस समय हमने देखा था बीजेपी के विधायकों ने कैसे वहां पर जो विरोध है वो जताया था। यहां पर क्या भूमिका रहेगी और कौन से वो विधेयक होंगे, कौन से वो बिल होंगे जिन पर सबकी नजरें इस बार बनी रहने वाली हैं? बड़ी दिलचस्प सवाल पूछा आप जी, शीतल जी, जी। सही में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कश्मीर था, कश्मीर की आबो हवा थी। आपने देखा होगा कि जैसे ही रेजोल्यूशन लाया गया, रिएक्शन आपने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का देखा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे उनको मार्शल आउट किया गया, मार्शल्स ने, वो भी आपने देखा होगा। बड़े सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा को उठा करके बाहर फेंका गया था। अब ये जम्मू है, जम्मू में भी मार्शल्स का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन तेवर बदले हुए होंगे। ये जम्मू है, वो कश्मीर था। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प ये सत्र रहने वाला है और मुझे हर संभव कोशिश रहेगी कि मार्शल्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन है जिसमें रिएक्शन लाजमी है। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला के कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं। कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि भाई हमारा केंद्र सरकार से तालमेल है, हम तालमेल के साथ रहेंगे, हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, इसे सियासत नहीं माना जा सकता, लेकिन हम सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं है। ये तमाम जो बयान इस वक्त आ रहे हैं बीजेपी की सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर हो रहा है कि भाई आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं और आने वाले समय में आप उनसे गठबंधन भी करेंगे। ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सरकार के जो बयान हैं या खुद मुख्यमंत्री के जो बयान हैं, उन बयानों को कैसे देखा जा सकता है? इस राजनीति की दिशा कहां की तरफ जा रही है? शीतल, देखिए, अगर आपको सरकार चलानी है तो समन्वय और तालमेल केंद्र सरकार से चाहिए ही चाहिए। और बार बार वक्तन इस चीज को लेकर के उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है यूटी के, उनकी स्टेटमेंट आती रहती है। कल एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया था कि कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 में जब 370 में संशोधन हुआ, 35 को हटाया गया, उसके बाद से हालात में सुधार हुआ है। बस ये सुधार शब्द जो है ये अखर रहा है। मीरवाइज उमर फारूक ने भी इसका विरोध किया है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसका विरोध किया है, पीसी ने भी इसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को पता है कि अगर सरकार चलानी है तो केंद्र से 36 का आंकड़ा नहीं रखा जा सकता, केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, लेकिन इस पर सियासत विपक्षी दल जमकर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुमूल्य बातें बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार का सत्र, क्योंकि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी भूमिका में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की अलग भूमिका रहेगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं जिसमें पीडीपी हों या बाकी अन्य पार्टियां हों, उनकी भी एक अपनी भूमिका रहने वाली है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान शिव को समर्पित है, जिसके चलते आज देश भर के शिव मंदिरों में सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। जम्मू में भी आज शिव मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। आप शंभू मंदिर सहित अन्य प्राचीन मंदिरों में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। महाशिवरात्रि पर आप शंभू मंदिर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है और आज यहां उत्सव जैसा माहौल भी देखा जा रहा है। आज पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है, बल्कि महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। बेहद खास दिन और शिव भक्त जो हैं या भगवान भोले के भक्त हैं, वो आज अलग अलग मंदिरों में जाकर वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और उपवास रख आज भगवान शिव को प्रसन्न करने की भी कोशिश की जा रही है। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, आप कहां पर हैं और कितना उत्साह आज देखने को मिल रहा है महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर?
जी बिल्कुल, देखिए इस समय में जम्मू के आप शंभू मंदिर में मौजूद हूँ और भारी संख्या इस समय जो है वो श्रद्धालु की देखने को मिली। आप देखिए लंबी लंबी कतारों में जो है वो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रही है और भोलेनाथ के जयकारों के साथ वो अंदर प्रवेश कर रही है। देखिए अलग अलग इलाके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को जो है वो भोलेनाथ के सामने रखते हैं। और उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मेला जो कि जम्मू के आप शंभू मंदिर में लगता है, अलग अलग प्रकार की दुकानें यहाँ पर जो है वो सजाई जाती है। देखिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ सिक्योरिटी विंग भी यहाँ पर तैनात है। जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है वो तस्वीर भी मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूंगी। आप देखिए जो भी व्यक्ति जो है वो अंदर प्रवेश कर रहा है उसकी सबसे पहले जो है वो चेकिंग की जा रही है और उसी के बाद जो है वो अंदर उन्हें प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। देखिए आप तस्वीर देख पा रहे होंगे तो ये पूरी सिक्योरिटी के यहाँ पर जो है वो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ पर जो है वो कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर जो है वो देखने को ना मिले। देखिए कैमरे की मैंने बात की, आप देखिए कैमरा यहाँ पर जो है वो लगाया गया है ताकि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक आज का पर्व जो है वो मनाया जा सके। देखिए काफी भीड़ यहाँ पर आप शंभू मंदिर में जो है वो श्रद्धालु की काफी ज्यादा संख्या यहाँ पर होती है। अलग अलग इलाके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खास बात अगर इस मेले की मैं करूँ जहाँ पर आप शंभू मंदिर में ये बड़ा मेला लगता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की दुकानें सजाई जाती हैं, खिलौनों की दुकानें होती हैं, साथ ही साथ सजने संवरने की जो यानी कि महिलाएं सजती संवरती हैं उनकी यहाँ पर जो है वो दुकानें यहाँ पर जो है वो लगाई जाती है। आप देखिए सिक्योरिटी के यहाँ पर जो है वो पुख्ता यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं और हर एक आने जाने व्यक्ति पर यहाँ पर नजर रख रही है। छोटी से बड़ी वस्तु पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है ताकि आज का पर्व जो है महाशिवरात्रि पर्व जो है वो पूरे धूमधाम के साथ और शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर में जो है वो मनाया जाए। शिल्पा, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी वहां पर कतारें भी लगी हुई हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से अगर बातचीत आप करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके चेहरों की खुशी भी सामने निकल कर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत करने की हम कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे क्योंकि सुबह सवेरे से ही 4 बजे से ही ये श्रद्धालु यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और क्या मनोकामना लेकर यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए? किश्तवाड़ से आए। किश्तवाड़ से आए हैं। तो हर साल आते हैं शिवरात्रि पर? हर साल हर साल हर साल। क्या मनोकामना, इतनी दूर से आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या मनोकामना लेकर? मनोकामना आप कहाँ से आए? हम जम्मू से। क्या मनोकामना लेके भोलेनाथ के दर्शन किए? बहुत सारी मतलब बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बस आज पूरी हो जाए। सारी व्रत रखा हुआ है हम लोगों ने। आपने फास्ट रखा? आपने भी फास्ट? जी मैंने भी फास्ट रखा है। क्या भोलेनाथ से अपील की है? बस सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ। अभी हमारे एग्जाम्स होंगे, सब अच्छे रहे। ये अभी स्टूडेंट्स के लिए तो एग्जाम्स ही होते हैं, तो बस वही अच्छा रहे। देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे और हर एक जो उनकी मनोकामना है वो रख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से पहुंचे हैं? जी मैं धर्मुठी से आया। भोलेनाथ को दूध अर्पण करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उन्हें खुश करेंगे। क्या मनोकामना है आपकी? बस तंत्र से रहे, सब सुख रहे, तमाम दुनिया में अमन शांति रहे। आपके चेहरे पे काफी स्माइल दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे भोलेनाथ को जब अंदर जाएंगे तो? क्या करेंगे, कुछ बिनती मांगे कि हाँ सुखा रहे, अच्छा से संभल के रहेंगे ऊपर। धन्यवाद। आप क्या मांगेंगे? 10th में पास हो जाऊं। देखिए अलग अलग मनोकामनाएं हैं यहाँ पर श्रद्धालु के और श्रद्धालु महाशिवरात्रि का हर साल इंतजार करते हैं कि कब ये पर्व आए, कब ये दिन आए और इस दिन को धूमधाम से जो है वो मनाया जाए। अलग अलग प्रकार की हर एक व्यक्ति की जो है वो मनोकामना है जो भोलेनाथ के चरणों पे वो रखते हैं। बिल्कुल शिल्पा, भीड़ भी काफी है और ऐसे में जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तमाम जो लोग हैं उनकी आस्थाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आज पूरे दिन के लिए? कैसे कतारों में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और दर्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हर एक श्रद्धालु को मिले? क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो दूर दूर के इलाकों से पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग किश्तवाड़ से भी पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग जिला से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सबसे पहली तस्वीर मैं दिखाऊंगी, जो लोग मंदिर यानी जो श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, भोलेनाथ के दर्शन वो करना चाहते हैं, लंबी लंबी कतारों में जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर है कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आप देखिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दूसरी तस्वीर, अंदर जो सिक्योरिटी विंग है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर रही है और चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा
ज्यादा देखने को मिल रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, कैमरा यहाँ पर जो है वो लगाया गया है ताकि हर एक व्यक्ति पर जो है यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा सके। और चौथी तस्वीर जिस प्रकार से मैंने कहा कि सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए, आप देखिए किस प्रकार से एसओजी की टीम यहाँ पर जो है वो तैनात है और पूरी निगरानी यहाँ पर रख रही है। आने जाने वाले जो व्यक्ति है उन पर पूरी तरीके से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर तैनात है, एसओजी की टीम यहाँ पर जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से श्रद्धालु नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो श्रद्धालु अब जो है वो दुकानों की तरफ, जो दुकानें यहाँ पर सजाई गई हैं, खाने पीने की दुकानें हो गई या फिर अलग अलग प्रकार की दुकानें, खिलौनों की सजावट की, उन दुकानों की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं, उन दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मौका होता है रोजगार भी कमाने का, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज स्टेट से, दूर दराज राज्य से जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि महाशिवरात्रि पर्व हो या फिर कोई भी पर्व हो तो दूर दराज राज्य से लोग यहाँ पर आते हैं रोजगार कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ होती है, संख्या होती है श्रद्धालु की। और श्रद्धालु जब भी यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं दुकानों पर वो जाता है, कुछ ना कुछ खरीदारी वो करता है। तो उन बाहरी जो राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, तो उनका भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर जो होता है। और ये चौथी तस्वीर आप देखें, काफी भारी संख्या में श्रद्धालु की यहाँ पर जो है वो भीड़ देखने को मिले। देखिए वीडियो शूट यहाँ पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर जो है वो पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल पूरी तरीके से हर एक वस्तु पर, छोटी से बड़ी वस्तु हो, उस पर निगरानी जो है वो रखे हुए हैं। बिल्कुल शिल्पा, कहते हैं जहां पर भोले बाबा के दर्शन करने हो वहां पर अगर भोले बाबा का प्रसाद ना हो तो वो अधूरा सा होता है, वो दर्शन पूरे नहीं होते हैं। प्रसाद की क्या व्यवस्था है वहां पर और किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है आज शाम और आज रात तक चलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए लंगर व्यवस्था की मैं अगर बात करूं तो कुछ ही दूरी पर जो है वो लंगर व्यवस्था जो है वो रखी गई है और हलवा यहाँ पर जो है वो रखा गया है। देखिए हर एक फेस्टिवल जो पर्व होता है, हिंदू धर्म का जो पर्व होता है, वहां पर हलवा बेहद जरूरी होता है। हलवा एक ऐसी यानी कि एक ऐसा मीठा, जिस प्रकार से कहा जाए कि एक मीठा फूड है जो कि हर किसी को जो है प्रसाद है जो कि हर किसी को दिया जाता है। और उसी के बाद पर्व की जो है वो शुरुआत की जाती है। तो हलवा यहाँ पर रखा गया। और देखिए भोलेनाथ का जो भांग सेवा वो यानी कि लेते हैं, भांग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है उन्हें भांग जो यानी कि भांग को पीते हैं, वो श्रद्धालु भांग भी यहाँ पर पी रहे हैं। लस्सी यहाँ पर रखी गई है। तो पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। लंगर की मैं बात करूँ तो लंगर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लंगर आप देखेंगे, अलग अलग प्रकार के लंगर यहाँ पर जो है वो लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा हमारे से ज्वाइन होने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। शिल्पा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई थी। जबरदस्त तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, लोगों का उमड़ना अभी भी जारी है, यानी दोपहर के बाद भी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, दूधाभिषेक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर हुए 13 नए केंद्रीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से कक्षाएं शुरू करने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इन 13 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 2 कठुआ जिले के रामकोट और बन्नी के लिए मंजूर किए गए थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीम ने रामकोट में अस्थायी व्यवस्थाओं और केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित जगह का जायजा ले लिया है और आने वाले दिनों में एक टीम बन्नी में भी स्थिति का जायजा लेगी। तो कठुआ के बन्नी और रामकोट को 2 केंद्रीय विद्यालय दिए गए हैं। दोनों जगहों पर अस्थायी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां पर संगठन की टीमें पहुंची। 1 अप्रैल से 13 केवी के कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं और चूंकि ये शिक्षा विभाग और सरकार के बीच का एक समझौता होता है और उसी समझौते के आधार पर 2 केंद्रीय विद्यालय कठुआ को भी समर्पित किए गए हैं। रंजीव मेहता कठुआ से हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं। मैं ज़्यादा सीधे रंजीव के पास जाना चाहूँगा। रंजीव, क्या जानकारी है? एक बड़ी सौगात है, 2 केंद्रीय विद्यालय मिल रहे हैं जिससे बच्चों को वहाँ पर विद्यार्थी जो आएंगे उनको जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है वो अर्जित कर सकेंगे। तो किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? मंजूरी को लेकर काफी समय से ये मांग जो थी उठ रही थी हर जगह पर, लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह में केंद्र की जो कमेटी होती है केंद्रीय विद्यालय की, जो प्रधानमंत्री की व्यवस्था में कैबिनेट कमेटी है, उसने जो पूरे भारत वर्ष में 85
85 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी थी। उनमें से 13 जो है जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लिए थे, और उनमें से 2 जो है वो कठुआ जिले में भी मिले हैं, जिनमें रामकोट और बनी का इलाका है, क्योंकि कठुआ, लखनपुर और हीरानगर में पहले से केवीएस मौजूद है। और पहाड़ी इलाके की बात करें तो वहां पर कोई नहीं था, केंद्रीय विद्यालय कोई नहीं था, तो वहां के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जहाँ सेना में के लोग हैं, सुरक्षा बलों के लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना था। अभी ये सिविल के लिए जो 2 स्कूल खुलने जा रहे हैं, इनमें कक्षाओं को लेकर जो बातें चल रही हैं कि इस बार का जो सेशन 1 अप्रैल से चलना है केंद्रीय विद्यालय का, उसमें उसी से इनको स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो भूमि का चयन और जो स्थायी रूप से विद्यालय खोलने के लिए पहले एक रेंटेड बिल्डिंग चाहिए, जिसमें 10 से 15 कमरे होने चाहिए, उसके साथ खुला मैदान भी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली के साथ साथ अन्य जो एक्टिविटीज हैं वो भी करनी है। तो इस सब के लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो उपायुक्त हैं जम्मू के, उन्होंने जहां रामकोट में दौरा किया था पिछले दिनों, और जगह वो चिन्हित भी किया, रेंटेड बिल्डिंग को भी देखा। और कल जैसे ही नागेंद्र गोयल जो उपायुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू के, उन्होंने कठुआ पहुंचते ही जो कार्यक्रम था उसके दौरान ये बताया कि जो केंद्रीय विद्यालय 13 खुले हैं, उनमें की तैयारी चल रही है कि 1 अप्रैल से वहां पे कक्षाएं जो है वो खोल दी जाएंगी। और जिसके लिए जो तो क्या दोनों जगह वहां पर बिल्डिंग्स मिल गई हैं, दोनों जगह पे ये प्रक्रिया हो गई है और अब भूमि चिन्हित की जा रही है, या फिर अभी इसमें अभी कुछ बाकी है? बिल्कुल, बिल्डिंग अभी कहीं भी नहीं बनी है, लेकिन भूमि का चयन की बात चल रही है, और रेंटेड बिल्डिंग को जो है उस इलाके में 1-2 जगह पे चिन्हित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं शीतल बताना ये है कि क्योंकि बनी का इलाका जो है विंटर जोन का है, और विंटर जोन के में उनकी जो उनका जो सत्र होता है, वार्षिक सत्र होता है एजुकेशन का, किस्म का होता है, जैसे कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर में होता है, उसको लेकर किस तरह से वो उसको चलाना है, कब उसको खोलना है, उसको लेकर जो जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग है और केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो कमेटी है, उनके बीच बातचीत चल रही है। लेकिन जहां पर जो रामकोट का स्कूल है, उसके लिए डीड पर साइन हस्ताक्षर प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। उसके लिए जितना भी समझौता होना है जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बीच, उसके लिए प्रक्रिया जारी है। और लोगों को खुश है उस इलाके के लोग, केंद्रीय विद्यालय में एक अच्छी और जो गुणवत्ता की ठीक है। बिल्कुल रंजू, देखिए शिक्षा को अगर विस्तार देना है, शिक्षा को मजबूत करना है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा विद्यालयों की आवश्यकता है। जितने स्कूल होंगे उतना बेहतर होगा। ये 2 केंद्रीय स्कूल जो खुले हैं वो कठुआ की शिक्षा के लिए, कठुआ जिले में शिक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, कितने अहम साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, जहां पर कठुआ की बात आपने कही कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जो एजुकेशन के हिसाब से जो लोगों की साक्षरता दर है उसको बढ़ाने में काफी मदद करेंगे, और साथ में उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई जो केंद्रीय विद्यालय में पूरे भारतवर्ष के अलावा जो केंद्रीय विद्यालय बाहरी देशों में भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उनके एक साथ सफर चलता है, एक जैसी पढ़ाई हर केंद्रीय विद्यालय में करवाई जाती है। इसके लिए लोगों की काफी ज्यादा मांग रही है, और इस मांग को अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जो 13 नए दिए हैं केंद्रीय विद्यालय, उसके साथ लोगों में काफी खुशी की लहर है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय इस इलाके में खुलता है, क्योंकि सीबीएसई पर इसकी पढ़ाई होती है, और पूरे देश में खासकर उन कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है इसमें जिनका ट्रांसफर जॉब है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होता है, तो बच्चों का सत्र जो बीच में छूट जाता है, उसको लेकर केंद्रीय विद्यालय में हर जगह एक समय पर एक जैसी पढ़ाई होती है, तो उनको उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होती है, तो काफी फायदा लोगों को मिल रहा है। शीतल, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की बात करो तो इसके लिए लोगों ने केंद्रीय में जो है हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनका काफी रोल रहा है, क्योंकि वो सांसद है खासकर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 से 8 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करवाए हैं, और
ये संदेश है कि वो काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो काफी सराहनीय कदम बताया जा रहा है। अब इस साल से कक्षाएं लगेंगी, तो क्योंकि बॉर्डर का इलाका अभी वंचित रहा है, बॉर्डर में भी लोग इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई जो कमेटी की तरफ से घोषणा की है उसमें कोई नाम शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी पहाड़ी इलाकों की तरजीह दी गई है, लोग काफी खुश हैं। बिलावर की बात करूं, बिलावर, भसोली और बनी का इलाका जो रामकोट में स्कूल खोला जा रहा है, इस इलाके के लिए जो 2 स्कूल हैं ये काफी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होगी इन 2 स्कूलों की, और जो साक्षरता दर की आपने बात की उसमें बढ़ावा देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।